नमस्कार हेमंत गौतम जी। तो आपसे ये कल का जो जीएमसीसी का मीटिंग हुआ और ये जो गोरखालैंड का आंदोलन जो चल रहा है, इसके ऊपर आपसे कुछ सवाल हम लोग करना चाहते हैं। तो उस विषय में मैं अपना सवाल आपके समक्ष रखूँगा, तो आशा करता हूँ कि आप उसका रिप्लाई हमें देंगे। गोरखालैंड आंदोलन में तराई के संपूर्ण समुदाय को एक रूप में जोड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या रणनीति है? तराई के जितने भी समुदाय हैं, जैसे कि हम गोरखा और हमारे साथ में एक साथ मिलकर रहने वाले, हम वर्षों से एक साथ थे। आदिवासी, राजवंशी, बंगाली, बिहारी, मुस्लिम, मेचे, कोचे, रावत, जितने भी समुदाय हैं, हम इनको जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि प्रस्तावित गोरखालैंड की जो मानचित्र है, ये मानचित्र में तराई, डुअर्स, सुनकोर से लेकर मेची तक का हिस्सा आता है। इसमें पहाड़ भी है, समतल भी है और डुअर्स भी है। और यहाँ पे जो रहने वाले बासिंदा है, सबको लेकर ही गोरखालैंड होगा, सबका समर्थन से गोरखालैंड बनेगा। इसलिए हम सबको जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। और इनकी जो मुखिया है उनसे भी बात कर रहे हैं। इनकी जो आम जनता है, चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी क्यों ना हो, या खेती में काम करने वाले, गाँव में रहने वाले जितने भी राजवंशी समुदाय है, व्यापार करने वाले बंगाली समुदाय है, बिहारी संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, सभी से हम बात कर रहे हैं। सबसे जुड़ना चाहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं। क्योंकि ये जो प्रस्तावित गोरखालैंड है, इसमें सबकी हिस्सेदारी है, सबकी यहाँ पर एक जनसंख्या भागीदारी है। सबको लेकर, सबके समर्थन में और सबको मिलाकर ही गोरखालैंड होगा। गोरखा तो केवल एक नाम मात्र है, क्योंकि गोरखा, जहाँ गोरखालैंड का नाम आता है तो गोरखा हमारी एक राष्ट्रीय पहचान के प्रश्न है। इसीलिए हम गोरखालैंड रखना चाहते हैं। पर जो नया राज्य बनेगा, इसमें सबकी समान हिस्सेदारी होगी, सबका साथ, सबका विकास होगा। हमारे राष्ट्रीय पहचान के प्रश्न है, तो अन्य समुदायों के लिए ये विकास का सबसे सुंदर अवसर है। मेरा दूसरा सवाल है, गोरखालैंड आंदोलन को तराई में कुछ संस्थाएं जैसे कि आम्र बंगाली हो, बांग्ला भाषा बचाओ कमेटी और अन्य कुछ मिलकर रेशियल प्रॉब्लम के रूप में उछाल रहा है। तो इसमें आप लोगों का इस चीज़ को सामान्य करने और काउंटर करने के लिए क्या रणनीति है? देखिए, जो भी सरकार में होती है, चाहे वो पिछले वाली सरकार हो या अभी का तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, ये खुले तौर पे, सीधे तौर पे हमारी विरोध नहीं करती है। ये राजनीतिक तौर पे विरोध करती है। और ऐसे बहुत सारे संगठन है, आम्र बंगाली, बांग्ला भाषा कमेटी या फिर सी नोटू गोरखालैंड, ऐसे विभिन्न संगठन बना के, ऐसे संस्था बना के, कुछ तत्वों को लेकर, कुछ व्यक्तियों को लेकर ये लोग इस तरह के संगठन खड़ा करते हैं और गोरखालैंड को दबाने की चेष्टा करते हैं। और हम इस चीज को राजनीतिक तौर पर समाधान चाहते हैं। हम इनसे राजनीतिक तौर से निपटना चाहते हैं। ये जिस तरह से विभ्रांति फैलाते हैं, हम उनको समाधान करने की चेष्टा करते हैं, हम इनको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एक सांप्रदायिक रंग देने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि गोरखालैंड मांग रहे हैं, बंगाल की विभाजन कर रहे हैं। कल गोरखालैंड अगर बन जाता है तो केवल गोरखा रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, इस तरह के बयानबाजी इनके अंदर से आ रहा है। ये नेपाल से आ रहे हैं, हम इनको बुझाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि हम नेपाल से आए नहीं हैं। ये जो भूमि है, जिस भूमि में आज हम गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक भूमि गोरखाओं का था। कभी इतिहास में बंगाल को केयरटेकर के रूप में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको केयरटेकर करने के लिए दिया गया था। कभी ये भागलपुर का हिस्सा हुआ करता था, कभी ये सिक्किम का हिस्सा था, कभी ये नेपाल का हिस्सा था। जब नेपाल से ब्रिटिश इंडिया ने लिया था तो ब्रिटिश का हिस्सा बन गया ब्रिटिश इंडिया का। फिर सिक्किम का हिस्सा था तो सिक्किम राजा का हम लोग रहते थे। और फिर भागलपुर में जब इसको भागलपुर डिवीजन में मिलाया गया तो भागलपुर डिवीजन के अंदर में हम लोग उसी के रहती होकर रह गए। बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको बंगाल में एक देने को रख के शासन प्रशासन सुविधा के लिए रखा गया था। और हम तब भी विरोध करते थे जब बंगाली में इसको इंक्लूजन किया गया था। हम तो चाहते हैं उस वक्त इसका आसाम में इंक्लूजन हो, क्योंकि आसाम में हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। या फिर इसको हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखना चाहते थे। 1905 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, 110 साल हो गया और हम लोग मांग करते करते अभी तक इस तरह का हमारा स्थिति बना हुआ। और ये बंगाल का कभी हिस्सा ही नहीं था, तो बंगो भंगा का कोई प्रश्न ही नहीं। अब बंगो बोल के यहाँ पर जो साधारण गरीब बंगालियों को उकसा रहे हैं, ये राजनीतिक तौर पर उकसा रहे हैं। और जो भद्र बंगाली है, जो साहित्यिक बंगाली है, सांस्कृतिक बंगाली है, ये पूरी तौर पर हमारे इतिहास को समझ चुके हैं और ये विरोध नहीं करते। बहुत सारे सज्जन हैं, जैसा कि हमारे सोमेन नाग हुआ, उन्होंने तो हमें इतिहास दे दिया गोरखालैंड के लिए।
हम उनके इतिहास को देखकर हम आंदोलन करते हैं। सोमेनाथ सर को हम एक आदर्श के रूप में देखना चाहते हैं। ये भी बंगाली है, हम उनको देखकर काम करते हैं। बहुत सारे इतिहास के आंकड़े हैं जो बंगाली महाविद्वानों ने लिखा था, हम उनके अनुसरण करते हैं, उन्हीं के बेस पे हम आंदोलन करते हैं। तो ये आंदोलन एक जातिगत आंदोलन नहीं है, और इसको जिस तरह से जातिगत रंग दिया जा रहा है और विभिन्न सांप्रदायिक संगठनों को यहाँ पर भटकाया जा रहा है, ये गलत है। और मेरे आज की जो संदेश है, इसको समझकर इसको एक अलग राज्य हो तो उसमें सबकी भागीदारी हो, सब समुदाय को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम गोरखा वैसे भी सबसे मिलकर रहने में काफी खुश रहते हैं, और ऐसे हमारी मानसिकता भी है। और सरकार इस बार भानु जयंती में शोभा यात्रा का अनुमति नहीं दे रहा है तराई में, तो इसमें आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, ये भानु जयंती का जो शोभा यात्रा, ये तो सांस्कृतिक एक कार्यक्रम था। सरकार इतनी डर चुकी है कि ये भानु जयंती को भी शंका की दृष्टि से देखती है। हालांकि हर साल होती थी। सिलगुड़ी में 1980 साल से एक सांस्कृतिक शोभा यात्रा चलता था। ये सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आदित्य भानु जयंती के जो जन्म जयंती था, इसको भी ये लोग राजनीतिक तौर पे देखते हैं। हालांकि वहाँ पर हम लोग भूमिबंध गोरखालैंड नहीं बोलेंगे, हम भानुभक्त की कृतियों की गुणगान गाएंगे, हम नेपाली भाषा की गुणगान गाएंगे, कभी भानुभक्त को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, उनके लिए हम शोभा यात्रा निकाल देंगे। क्योंकि सरकार ये छुट्टी का दिन भी है। सरकार ने जो निर्णय लिया, सरकार के निर्णय काफी गलत था, और संस्कृति को, भाषा को राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से जोड़ने का काम किया, सरकार काफी भयभीत है। ये पक्का इससे मालूम पड़ता है। कल का जीएमसीसी सभा जो मिरिक के यूथ हॉस्टल में हुआ था, तो उसमें एक निर्णय लिया गया था कि आमरण अनशन होगा। तो उसमें जितना प्रतिनिधि थे अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर रहेंगे। तो 3 नाम कल आया। एक है आपका गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से विनय तामाङ, जेएनएलएफ से नीरज जिम्बा और एआईजीएल से प्रताप खाती। लग रहा है कि अभी गोरखालैंड का आंदोलन अपने क्लाइमेक्स में पहुंच चुका है। तो इसमें तराई का भागीदारी होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो तराई से कौन होगा? देखिए, बात ऐसा है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सिलीगुड़ी, तराई में, डुवर्स में और दार्जिलिंग पहाड़ तीनों क्षेत्रों पे, और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से एक हमारे जो नेता है विनय तामाङ जी, वो खुद रह रहे हैं। तो फिर इसमें एक दल से एक ही भागीदारी अगर होती है तो तराई, डुवर्स और पहाड़ तीनों क्षेत्रों को लेकर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विनय तामाङ। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम ही लोग रह जाएंगे, इसमें कोई दुविधा की अवस्था नहीं है। पार्टी अगर चाहे, जीएमसीसी अगर चाहे तो हम ही लोग बैठ सकते हैं, मैं भी बैठ सकता हूँ, इसमें कोई दुविधा नहीं। गोरखालैंड के लिए हर कोई बैठने के लिए तैयार है। आमरण अनशन कब खत्म होगा? मतलब आपका डिमांड क्या है? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि आमरण अनशन कब खत्म होगा? अगर कुछ रिएक्शन हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग क्या चाहते हैं कि उसके बाद आमरण अनशन को बंद किया जाए? देखिए, हमारा एक ही एजेंडा है गोरखालैंड, एक ही सूत्री मांग है गोरखालैंड। अगर सरकार हमसे गोरखालैंड के लिए वार्ता करना चाहती है, गोरखालैंड के लिए कोई संदेश देती है, तो हम लोग आमरण अनशन को तोड़ देंगे या फिर हड़ताल भी तोड़ देंगे। जीएमसीसी एक आलोचना करके इसको तोड़ देंगे, इसको स्थगित रखेंगे। सरकार अगर वार्ता की रास्ता खुला करके एक सूत्री मांग खाली गोरखालैंड की अगर हो। क्या आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, गोरखालैंड के लिए अगर वो वार्ता करना चाहते हैं तो हम लोग सबसे बात करेंगे। तो क्या आप लोग, अगर त्रिपार्टेड मीटिंग हुआ तो उसमें आप लोग का भागीदारी रहेगा? बिल्कुल, अगर गोरखालैंड के लिए होता है तो त्रिपक्षीय बैठक हो, द्विपक्षीय बैठक हो, किसी भी तरह का बैठक क्यों ना हो, हम लोग जाएंगे, पर गोरखालैंड के लिए होना चाहिए। अब तक कुल कितने लोगों ने लास्ट 4 दिन में अपना जान गंवाया है और कितने लोग घायल है? उनका उपचार और कहाँ चल रहा है? 4 दिन में नहीं, पिछले 1-1.5 महीना का अगर स्थिति देखे तो हम लोग 8 तारीख से आज तक हमारे वीर 7 गोरखा, हमारे सिपाही जो थे गोरखालैंड के सिपाही, वो 7 शहीद हुए और करीबन 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं। और इनका उपचार विभिन्न हॉस्पिटलों में हो रहा है, जैसे मेडिकल कॉलेज हो, दार्जिलिंग के सदर हॉस्पिटल, कक्षियंग में हो, सिक्किम में, या फिर सिलीगुड़ी के बहुत सारे नर्सिंग होम में इनकी उपचार चल रही है। तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा उन लोगों को किस तरह से एज ए केयर टेकर देख रही है? नहीं, हम लोग उनको देख रहे हैं, उनको हर तरह से देख रहे हैं। हम मुष्टिदान उठा के उनको देख रहे हैं, हमारे तरफ से जो पार्टी का फंड होता है, फंड देके उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, उनके लिए ब्लड का अरेंज करना होता है, हॉस्पिटल का जितना भी हमारा अरेंजमेंट है, सब हम अपना पार्टी के फंड की तरफ से कर रहे हैं। और जिन जिन का घर में मतलब शहीद हुए, उन लोगों के लिए आप लोग की तरफ से कोई कॉम्पेंसेशन हो या तो कोई भी एक उचित कार्य हो, तो
ऐसा कुछ सुझाव देखिए अभी हम लोग है? सरकार में नहीं, हमारे पास सरकार भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो अभी कंपनसेशन हम लोग सरकारी तौर से घोषणा नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपको इतना आश्वस्त करा सकते हैं, जो शहीद हुए हैं उनको काफी हमने मान्यता दिया है, उनको सम्मान दिया है, उनको हर तरह के सम्मान हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो दूसरी तरह के क्यों ना हो, हम उनको दे रहे हैं और देंगे भी। शहीद शहीद से बड़ा और कोई नहीं होता है। क्या आप लोग का ये डिमांड है कि जो जितना लोग अभी तक जिन्होंने जान गंवाया है या तो इंजरी हुई है, तो इसमें आप लोग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक बॉडी से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? बिल्कुल, हम जितने भी फायरिंग में मारे गए हैं, सरकार कहती है कि हमने फायरिंग नहीं किया। हमारे पास पुख्ता सबूत है, हमारे पास वीडियो फुटेज है, सरकार गन पॉइंट से मार रही है और जो गन लेके वो सिर कर रही है, निशान लगा रही है, उसका भी हमारे पास फुटेज है। और जिसको गोली लगकर रास्ते पे पड़े हैं, इनका भी हमारे पास फुटेज, सारे वीडियो फुटेज हो या स्टिल फुटेज हो हमारे पास है। और हम चाहते हैं इसका सीबीआई इंक्वायरी हो, हाई लेवल से इंक्वायरी हो, हम ये सब चाहते हैं। क्या जीजेएम दिल्ली में चल रहे प्रो गोरखालैंड जन आंदोलन और दूसरे राज्य में चल रहे प्रो गोरखालैंड आंदोलन में जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो किस तरह से जुड़ा हुआ है, और अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो कब जुड़ेगा? देखिए, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जितने भी हमारे कैडर थे, समर्थक है, सारे समर्थक रास्ते पे हैं, चाहे वो पहाड़ पे हो, चाहे डुवर्स पे हो, चाहे सिलीगुड़ी पे हो या फिर दिल्ली में हो। लेकिन दिल्ली का दृश्य कुछ अलग है। दिल्ली में हम हमारे जो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, वहाँ पर एक संघर्ष समिति बनी हुई है, उस संघर्ष समिति में बैठ के हमारे लोग काम कर रहे हैं। और गुवाहाटी में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, देहरादून में कर रहे हैं। वहाँ की जो संगठन है, वहाँ की जो आम जनता है, सबसे मिलकर हमारी पार्टी के समर्थक काम कर रहे हैं। हालांकि कहीं पर झंडा दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। कल का जीएमसीसी मीटिंग में घोषणा हुआ था कि आप लोग इस बार के भानु जयंती को गोरखा एकता दिवस के रूप में मनाएंगे, और वहाँ पर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्फर किया हुआ मेडल्स था उसको रिटर्न किया जाएगा। तो टोटल अभी तक कितना ना आया है, या फिर कितना नंबर ऑफ पीपल आया है जो कि अपना मेडल वापस करेंगे? देखिए, हम कल जो भानु जयंती हो रही है, इसको हम जातीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हम जो वर्षों से जुड़े हुए थे गोरखा जाति में, समग्र भाषा बोलने वाले जितने भी गोरखा थे, चाहे वो तामांग हो, लिंबू हो, लेप्चा हो, जितने भी समुदाय थे, हम सब जुड़ के गोरखा थे। लेकिन पिछले 5 साल में सीएम ममता बनर्जी ने विभिन्न डेवलपमेंट बोर्ड देखे, हमें जो अलग थलग कर दिया था कि गोरखा का एक पहचान मिटाने की जो षड्यंत्र था, उसको हमने 1.5 महीना के आंदोलन में उसको हमने बेनकाब कर दिया और सारे हमसे जुड़ रहे हैं। अभी जाति अलग अलग जात नहीं, सब एक जात गोरखा होकर रह रहे हैं। और इसीलिए इस बार की जो भानु जयंती है, हम इसको जातीय एकीकरण दिवस के रूप में मना रहे हैं, जातीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जो हमने अनाउंस किया था, हमारे बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से तरह तरह के मेडल लिए थे, उनको पुरस्कार मिला था। हम उनसे आग्रह किए थे कि हम बंगाल में रहना नहीं चाहते हैं, और आपकी जो गोली चलाने की नीति है, आपकी जो गोरखालैंड की विरोध करने की नीति है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसीलिए आप जो पुरस्कारधारी हैं, आप लोग भी अपना सम्मान पुरस्कार को वापस करके गोरखालैंड आंदोलन में समर्थन दें। ये पुरस्कार वापसी भी गोरखालैंड आंदोलन में सबसे बड़ी एक समर्थन है। और सुबह से बहुत सारे सज्जनों का हमारे पास फोन आ रहा है, वे सारे पुरस्कार लौटाने के लिए इच्छुक हैं। बहुत सारे लोग अभी तक कतार में हैं जो इच्छा से अपना पुरस्कार लौटाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को। और जो इंटरनेट बैन अभी भी चल रहा है, तो उसका ऊपर तराई का एक लीडर का हैसियत से और एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का एग्जीक्यूटिव मेंबर का हैसियत से आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जो इंटरनेट बैन करना, ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि इंटरनेट फंडामेंटल राइट है। और पिछले दिन कुछ दिन पहले केरला हाईकोर्ट ने एक बिल में पास किया हुआ था कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट है। तो बंगाल में अगर सरकार इंटरनेट बैन करती है और इंटरनेट बैन करने से ही आंदोलन का दबा जाएगा या इनको आंदोलन को दबा देंगे, ऐसी उनकी मानसिकता है कि ये गलत है। बिना इंटरनेट भी हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। 86 का जैसा आंदोलन था तब कोई इंटरनेट नहीं था, और जब 2007 का आंदोलन था तब भी इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था जितना आज के दिन में है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इंटरनेट बाधा करने से आंदोलन रुकती नहीं। जब से इंटरनेट बंद किया तब से देखिए, पहाड़ हो, तराई हो, डुवर्स हो, कहीं पर भी हो, आंदोलन ने और जोर पकड़ा हुआ और फूल पकड़ा हुआ और गर्मी से आंदोलन दिख रही है, आंदोलन का टेम्परेचर और ज्यादा हुआ। और मैं दूसरी एक चीज कहना चाहता हूँ, इंटरनेट अगर बंद करना चाहते हैं
लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो अपने सिलीगुड़ी में देखें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो सिलीगुड़ी में है। सिक्किम की सारे जितने सब्जियों का गाड़ी है तोड़फोड़ सिलीगुड़ी में हो रहा है, और एक जाति विशेष को देखकर, चेहरा को देखकर यहाँ पर इंसानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और एक पीस रैली बोलकर जो रैली निकालते हैं, और रैली जाते जाते रैली में जो रैली का आयोजक है वो एक इंसान को, एक गाड़ी वालों को, इसके नंबर को देख देख के मारते हैं, सब्जी की गाड़ियों को लूटपाट करते हैं। पहले सब्जी खरीदते हैं, खरीदने देते हैं, तब उनकी सौदाबाजी हो जाती है, तब वही दुकानदार निकल के, कुछ इंसान निकल के उनको तोड़ फोड़ करते हैं और सब्जियों को तहस नहस कर देते हैं। पुलिस देखकर भी मुझ दर्शक बन जाती है और पुलिस की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं। दार्जिलिंग मोड़ हो, सालुगड़ा में पुलिस खुद नाकाबंदी करके बैठी है, और नाकाबंदी चाहे जितना भी पुलिस क्यों ना करे, पर आंदोलन थमने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा के जी लेंगे, हमें अच्छा खाना नहीं चाहिए, पर हमें अपना राज्य चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। सरकार जितना भी नाकाबंदी करे, जितना इंटरनेट बैन करे, जितनी सुविधाएं, सारे सुविधाएं बंद कर दे, पर हम झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। आंदोलन सरकार जितना हमें तंग करेगी, आंदोलन उतने ज्यादा उग्र होते रहेगी। कुछ ही दिन आगे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के वाइस सेक्रेटरी विनय तामाङ जी ने ये अपील किया था कि सिलीगुड़ी में आर्मी डिप्लॉय होना चाहिए, ना कि पहाड़ में, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। सिक्किम का गाड़ी का वेंडलाइज हो रहा है, और यहाँ पर और उनका रवैया ये था कि सिलीगुड़ी में गोरखाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इसमें अभी का एट प्रेजेंट जीजेएम का स्टैंड क्या है? हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि सिलीगुड़ी में आर्मी डिप्लॉयड होना चाहिए वैसे, क्योंकि सिक्किम की जो नंबर की गाड़ी है, सिक्किम का गुनाह क्या था? सिक्किम में एक न्यायिक जो मांग था, एक संवैधानिक जो मांग था, गोरखालैंड का मांग, उन्होंने समर्थन किया, और उनका समर्थन करना उनका नैतिक अधिकार भी था। और वो हमारे पड़ोसी भी हैं, हमसे काफी अच्छे संबंध भी है सिक्किम का। सिक्किम ने जो अपना दायित्व था वो निर्वाह किया, और सिक्किम को इसी का सदा सिलीगुड़ी दे रहा है। और सिलीगुड़ी की एक विशेष दल, राजनीतिक दल इसको उकसा रही है, इसको हवा दे रही है। और सिलीगुड़ी से ये लोग चाहते हैं कि सिक्किम को पूरा लॉक कर दे, जैसा दार्जिलिंग को रसद पानी का ये लोग बैन करे, उसी तरह से सिक्किम को भी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सिक्किम एक अलग सा राज्य है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें सिक्किम एक अलग प्रदेश है। सिक्किम के लिए नेशनल हाईवे खुला रखना ये कानूनगत, एक न्यायगत एक मामला है। और अगर सिक्किम चाहे तो भारत सरकार से बात करके आर्मी डिप्लॉय करके भी अपनी रसद पानी यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो लैंड ऑफ है, पूरा अपने बंगाल में डिपेंड किया हुआ है, और किसी भी तरह से केंद्र सरकार इसको खोल के भी यहाँ पर रसद पानी की आपूर्ति करेगी, ये हम दावे से कर सकते हैं। और जो सिलीगुड़ी में घटना हो रही है इसका हम निंदा करते हैं, और आज भी डिमांड करते हैं आर्मी दार्जिलिंग में नहीं बल्कि सिलीगुड़ी में डिप्लॉयड करके, जो उग्रवादी जैसे हरकत करते हैं, सरेआम गाड़ी की शीशा तोड़ते हैं, सब्जियां लूटते हैं, लूट के अपने घर में ले जा रहे हैं, जो आम लोगों का सब्जी है, मीडिया में हम लोग दिखा रहे हैं, चारों तरफ चौतरफी देख रहे हैं, पर सब आंख बंद करके बैठे हुए। और मैं इसी चैनल के माध्यम से बंगाल के जितने भी सज्जन हैं, जो विपक्ष राजनीति करते हैं या फिर सरकार की राजनीति भी करते हैं, जो अच्छे सोच रखते हैं, जिनकी सोच एक सामाजिक सोच है, जिसकी सोच गणतांत्रिक सोच है, मैं उनसे भी आवेदन करता हूं कि आप लोग भी रास्ते में आ जाएं और इसकी विरोध करें। सरकार की जो रवैया है, ममता बनर्जी सरकार की जो रवैया है कि नाखे एरा मरबे, ना खेয়ে মরবে, যেদিন খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে এরা না খেয়ে মরবে, বন্ধ প্রত্যাহার করে নেবে। এইটা ভুল ভাববেন না, আমরা না খেয়ে কোনোদিন মরবো না। এবং আপনার এই রসদ পানি বন্ধ এবং খাদ্যান্ন বন্ধ, এই পুলিশ দিয়ে জিনিসপত্র আটকানো, এটা যেটা ভাবতেছেন এটা ভুল, আপনার দৃষ্টি আছে, এটাকে আজকেই আপনার কারেকশন করুন। যতদিন এটাকে কারেকশন করবেন না ততদিন এই আন্দোलन আরো উগ্র হয়ে যাবে। मैं ये सरकार से भी आवेदन करना चाहता हूँ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 11 एमपी ने गोरखालैंड का समर्थन किया है, और एक बीजेपी का एमपी ने भी गोरखालैंड का समर्थन में आए, तो इससे अभी का आंदोलन में कितना थप ऊर्जा मिला है? देखिए, अगर कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल हमें समर्थन करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। और राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। शरद पवार जी ने खुद हमें लिखकर समर्थन दिया। अगर लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा में हमारी गोरखालैंड की कोई अगर बिल आती है तो उनकी पार्टी के जितने भी सांसद है, लोकसभा में 11 है कुछ, और राज्यसभा में उनके समर्थन हमें पूरा मिलेगा।
कुल मिला के सारे पार्टी, जितने भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, जो कि समर्थन जुटा रही है, कुल मिला के कितने MP है जो कि अभी तक समर्थन में आए गोरखालैंड के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग आशावादी हैं, क्योंकि हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, पर उनकी भी कोई एक राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि अभी ये लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे, पर हम आशावादी हैं। हमारे सांसद हैं इतने साल वाले जी, वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, चौथर पर काम हो रहा है, सारे लोग हमारे दिल्ली में बन के बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और हमारी जो समस्या है, इस समस्या का राजनीतिक समाधान मोदी सरकार से ही संभव है, NDA गवर्नमेंट से संभव है, एक हम उम्मीद रखते हैं। आप क्या कुछ अपील रखना चाहते हैं तराई वासियों को? बिल्कुल मैं रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं सिलीगुड़ी तराई से हूँ, तो मैं सिलीगुड़ी तराई एवं गोरस में रहने वाले जितने भी नॉन गोरखाज हैं, गोरखा तो हमारे पास है ही, जैसा कि यहाँ रहने वाले आदिवासी, राजवंशी, बंगाली, बिहारी, मुस्लिम, मेचे, कोटे, जितने भी समुदाय हैं, सारे समुदायों को हम अपील करना चाहते हैं, जो प्रस्तावित गोरखालैंड के मानचित्र में रहते हैं। आप सबों से मैं प्रणाम करके अनुरोध करता हूँ, ये जो गोरखालैंड के आंदोलन है, इसको आप एक विशेष जाति का आंदोलन न समझे। ये हमारे लिए राष्ट्रीय पहचान की मुद्दा है, पर समग्र जातियों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं, आपके भी ये विकास का प्रश्न है, उन्नति का प्रश्न है। वैसे भी नॉर्थ बंगाल काफी पिछड़ा हुआ है, और इस क्षेत्र को लेकर हम लोग अगर छोटा एक अलग राज्य बनाते हैं, तो सबका साथ सबका विकास यहाँ संभव है। और ये जो हमारे आंदोलन है, इसमें सबकी भागीदारी की हम कामना करते हैं। इसको जातिगत हिसाब से न देखें, जो जहाँ रहता है उन्हीं को लेकर हम राजनीति करते हैं। केवल गोरखा रहेंगे, ये भूल में न रहें, जो जहाँ पर है उन्हीं को राजनीतिक अधिकार मिलेगा, उन्हीं की भागीदारी होगी, और उन्हीं से ही गोरखालैंड चलेगी। सबसे मैं ये कामना करते हुए आए, एक नया राज्य बनाए, भारत का 30वां राज्य होगा गोरखालैंड, और इस गोरखालैंड राज्य में हम सब मिलकर रहें, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। क्या गोरखालैंड डिमांड आज क्या आपका आज के इन कंसर्न टू टुडे, क्या गोरखालैंड का डिमांड आज क्या निर्णायक रूप में पहुंच चुकी है? बिल्कुल, इस बार का जो आंदोलन है काफी निर्णायक मोड़ पर पहुंची हुई है, क्योंकि इस बार हमने NDA का जो घोषणा पत्र था बीजेपी, इसमें भी लिखा हुआ था कि गोरखा एवं आदिवासी, तराई एवं गोरस में रहने वाले और दार्जिलिंग में रहने वाले, इनकी दीर्घ लंबित जो मांगे है, इनको सहानुभूतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी इसको विवेचना करेगी और सम्मिलित रूप से विचार करते हुए इनके समाधान करेगी। तो हमारी जो मांग है, दीर्घ लंबित मांग हमारे रास्ता नहीं है, दीर्घ लंबित मांग हमारे 11 जनजातियों की मान्यता नहीं है। दीर्घ लंबित मांग है, इस क्षेत्र को मिला के एक अलग सा प्रशासनिक व्यवस्था हो, एक अलग सा राज्य हो, भारत में 30वां राज्य ये गोरखालैंड बने, यही हमारी दीर्घ लंबित मांग है। और भारत सरकार से भी हम अपील करते हैं, जल्द से जल्द गोरखालैंड को 30वां राज्य भारत का घोषणा करें। दार्जिलिंग का समस्या कितना गंभीर है, जो आज का दिन में दार्जिलिंग में स्ट्राइक चल रहा है, इंटरनेट बैन है, और वो आपका 2-3 थे मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है, दार्जिलिंग सिक्किम, जो कि 2 जगह आज के दिन में प्राइम अफेक्टेड है। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा थ्रेट है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए, ये चिकन नहीं है, हम लोग हमेशा ही करते रहते हैं, क्योंकि एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ बांग्लादेश है, और सामने में ड्रैगन चीन हमें बार बार धमका रहा है, उकसा रहा है। चीन सिक्किम में भी काफी दिनों से वहाँ पर कुछ कर रहा है, बुरा कुछ चल रहा है, कुछ एक्टिविटी चल रहा है। तो हम भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, ये जो क्षेत्र है चिकन नहीं है, इसको शांतिपूर्वक रखें और इसकी एक प्रशासनिक व्यवस्था अलग करके इस क्षेत्र को इतना मजबूत करें ताकि हम कल जाके किसी भी विदेशी शक्तियों का जो आक्रमण अगर हो भारत को, तो हम भारत को डट के मुकाबला करें, भारत की रक्षा कर सके। हमें बिना वेतन की फौजी की तरह रखें, हम बॉर्डर पे रहना चाहते हैं। दार्जिलिंग एक बॉर्डर है, देश की रक्षा हम यहीं से करना चाहते हैं। जी सर, सुन लो, पहाड़ में PDS का एक समस्या है, PDS अप्लाई हुआ है लेकिन वहाँ पर चावल राशन नहीं पहुँच रहा है, तो इसे खाद्यान्न का वहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या रहा है। तो इसमें एज अ तराई का एक रिप्रेजेंटेटिव और एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपका क्या रिएक्शन है? तराई के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहाड़ में PDS सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपनी तरह से खाद्यान्न जुगाड़ कर रहे हैं, जैसे भी करके वो आंदोलन कर रहे हैं, पर खाद्य के लिए उतना चिंता नहीं कर रहे हैं। और तराई और दूर से जो हम हैं और हमारी संगठन है जो आज पूरा आंदोलन कर रहे हैं, हमने एक निर्णय लिया है और सबसे हम अपील करना चाहते हैं,
हम 2 वक्त का खाना अगर खा रहे हैं तो हम 1 वक्त का खाना खुद के लिए खाएंगे, 1 वक्त का खाना हम उनके लिए रख देंगे जो आज आंदोलन पहाड़ पे बिना भोजन के भी कर रहे हैं, उनके लिए 1 वक्त का खाना देंगे। इसको हम मुफ्ती दान के तौर पे देख रहे हैं। सरकार जो करना है सरकार करे, पर हमारे जो आदमी है, जो हमारे लोग, हमारे संगठन के लोग, हमारे गोरखालैंड प्रेमी जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको हम मुफ्ती दान देंगे। हम एक बार के खाना खाएंगे, 1 बार के खाना हम अपने भाइयों को खिलाकर भी आंदोलन के उस स्थान पे ले जाएंगे जब तक गोरखालैंड नहीं होगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन एक बार फिर से बोलिए। हेमंत गौतम, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा केंद्रीय सह सचिव। जय गोरखा, जय गोरखालैंड, जय भारत।